मध्यकालीन भारत के इतिहास में आपका अपना स्वागत है। पिछले चैप्टर में हमने भारत के ऊपर मोहम्मद गौरी के आक्रमणों के विषय में जाना। मोहम्मद गौरी कौन था और उसने भारत पर आक्रमण क्यों किए और उसके द्वारा किए गए प्रारंभिक आक्रमण, जिनमें मुल्तान के ऊपर आक्रमण, सिंध पर आक्रमण और पृथ्वीराज चौहान के साथ उसका तराइन का प्रथम युद्ध था। यहाँ तक का हम अध्ययन कर चुके हैं। आज इससे आगे का अध्ययन हम करेंगे। पिछले चैप्टर में हमने ये जाना था कि किस प्रकार पंजाब के ऊपर अधिकार करने के बाद पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की सीमाएं एक दूसरे से टकराने लग गई थी और यह पृथ्वीराज चौहान भी जानता था कि मोहम्मद गौरी जिस प्रकार से लगातार आक्रमण करता जा रहा है, उसका अगला जो लक्ष्य है वो है चौहान साम्राज्य होगा। और इसी प्रकार मोहम्मद गौरी भी चाहता था कि किसी न किसी प्रकार से पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके और भारत के अंदर एक मजबूत राज्य की स्थापना की जाए। इसके परिणाम स्वरूप दोनों के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने बुरी तरह से मोहम्मद गौरी को परास्त किया और वो किसी प्रकार से अपनी जान बचाकर भागने में सफल हुआ। परंतु मोहम्मद गौरी इस पराजय से हार मानने वाला नहीं था और उसने अगले ही वर्ष 1192 ईस्वी में एक बड़ी सेना इकट्ठी की और फिर से उसने बठिंडा के ऊपर आकर डेरा डाल दिया। जब मोहम्मद गौरी के इस आगमन की जानकारी पृथ्वीराज चौहान को हुई तो उसने भी सेना सहित बठिंडा की तरफ प्रयाण किया और पुनः दोनों की मुलाकात तराइन के मैदान में हुई। 1192 ईस्वी में दोनों के मध्य भीषण संग्राम हुआ। इस संग्राम से पहले मोहम्मद गौरी ने कुछ कूटनीतिक चालें चली। उसने पहले तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के पास संदेश भेजा कि आप आत्मसमर्पण कर दीजिए या फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। इसका मतलब है कि वह एक ऐसे व्यक्ति को जिसने उसे पहले युद्ध में बुरी तरह से परास्त किया था, उसको मानसिक रूप से कुछ कमजोर करना चाह रहा था। दूसरा, उसने कुछ सैन्य रणनीति भी अपनाई। उसने एक रिजर्व टुकड़ी रखी और बाकी बची हुई सेना को 4 भागों में बांट दिया और युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के ऊपर चारों तरफ से आक्रमण किया गया। पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व में राजपूत सेना ने बड़ी मजबूती के साथ, हिम्मत के साथ और शौर्य के साथ उनका सामना किया। लगभग पूरे दिन आक्रमणों का दौर चलता रहा। दोनों तरफ की सेनाएं थकान से चूर हो गई और जब राजपूतों के ऊपर थकान बुरी तरह से हावी होगी, उसी समय मोहम्मद गौरी ने अपनी जो रिजर्व सेना थी, उस रिजर्व सेना को मैदान में उतार दिया, जिसके परिणाम स्वरूप थकी हुई राजपूत सेना उसका सामना करने में सफल नहीं हुई और युद्ध का परिणाम मोहम्मद गौरी की तरफ झुकने लगा। पृथ्वीराज चौहान का एक महत्वपूर्ण सेनापति, महत्वपूर्ण योद्धा खांडे राव, जिसने तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, वो भी मारा गया। जब इसके मारे जाने का समाचार पृथ्वीराज को मिला तो पृथ्वीराज चौहान भी हताश हो गया और उसने हाथी से उतरकर घोड़े पर बैठकर भागने का प्रयास किया, परंतु सरस्वती के नज़दीक मोहम्मद गौरी ने उसके सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और इस प्रकार से इस तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी की निर्णायक विजय हुई। युद्ध में पराजय होने के बाद मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद पृथ्वीराज चौहान के साथ क्या किया गया, उसके साथ कैसा व्यवहार किया गया, क्या उसे तुरंत मार दिया गया या उसे कैद कर लिया गया, इसके विषय में हमें अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत मिलते हैं। मिनहाजुस सिराज ने लिखा है कि मोहम्मद गौरी ने उसे पृथ्वीराज चौहान को पकड़कर उसका तुरंत वध कर दिया। हसन निजामी के अनुसार उसे
पकड़ लिया गया और पकड़कर अजमेर ले जाया गया, जहाँ कुछ समय बाद उसके नेतृत्व में विद्रोह हुआ और विद्रोह किए जाने के परिणाम स्वरूप उसे दंड दिया गया और उस दंड देने के उसको मृत्युदंड दिया गया और इस प्रकार से उसकी मृत्यु हुई। एक और विद्वान हैं चंद्रबरदाई, इन्होंने पृथ्वीराज रासो में ये लिखा है कि पकड़े जाने के बाद पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया और वहाँ पर चंद्रबरदाई खुद गजनी गया दरबार में और वहाँ पर उसने पृथ्वीराज चौहान की तीरंदाजी के हुनर का वर्णन, पृथ्वीराज चौहान की इस हुनर का वर्णन मोहम्मद गौरी के सामने किया। और माना जाता था कि पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चलाने में माहिर था। आँखों पर पट्टी बांध कर भी ध्वनि जहाँ से आ रही है, ध्वनि के स्रोत के ऊपर वह तीर चलाने में माहिर था। और एक दरबार आयोजित किया गया मोहम्मद गौरी के द्वारा और उसमें पृथ्वीराज चौहान के इस हुनर को परखने का प्रयास किया गया। चंद्रबरदाई कहता है कि उसने एक दोहा पढ़ा। वो दोहा इस प्रकार से था जो पृथ्वीराज चौहान को सुल्तान की सही ऊंचाई, सही दूरी और एग्जैक्ट लोकेशन बताने में वो सहायक था। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान मच चुके चौहान। अर्थात 4 बांस 24 गज और 8 उंगलियों के दूरी के ऊपर चौहान है, सुल्तान है। और उसने इशारा किया पृथ्वीराज चौहान को कि इतनी इस स्थिति में सुल्तान बैठा हुआ है, मत चूको और उसकी हत्या कर दो। कहा जाता है कि चंद्रबरदाई के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी बाण चलाया और मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी। इस हत्या के कारण पृथ्वीराज चौहान को भी पकड़कर मार डाला गया। इन सभी मतों में जो अधिक उचित मत दिखाई देता है वह हसन निजामी का दिखाई देता है, क्योंकि अजमेर से कुछ इस प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए हैं चौहानों के, जिनसे ये प्रतीत होता है कि पृथ्वीराज चौहान ने कुछ समय मोहम्मद गौरी के अधीनता में शासन किया था। तराइन के द्वितीय युद्ध के क्या परिणाम निकले? परिणाम स्पष्ट है कि पृथ्वीराज चौहान की बुरी तरह से हार हुई और इस युद्ध के बाद उत्तर भारत की एक बहुत शक्तिशाली चौहान शक्ति लगभग समाप्त प्राय हो गई। कुछ समय तक उन्होंने प्रयास जरूर किए विद्रोह करके फिर से अपनी शक्ति को इकट्ठा करने का, स्थापित करने का, परंतु उसमें वो सफल नहीं हुए। गौरी ने उत्तर भारत में हाशी है, बठिंडा है, इन महत्वपूर्ण स्थानों को, सैन्य महत्व के महत्वपूर्ण स्थानों को अधिकार कर लिया और इन प्रदेशों के ऊपर उसने अपने सैनिक नियुक्त कर दिए और इस प्रकार एक भारत के अंदर तुर्की राज्य की स्थापना उसने कर दी। पृथ्वीराज चौहान के एक पुत्र को सामंत के रूप में अजमेर की गद्दी पर बैठाया गया। इसी प्रकार पृथ्वीराज के सेनापति खांडेराव के एक पुत्र को, जो तोमर वंशी था, उसको दिल्ली की गद्दी पर बैठाया गया। पर मोहम्मद गौरी का एक बहुत विश्वसनीय सेवक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो उसका गुलाम भी था और जो बाद में जाकर एक बड़ा सेनापति बना। उसको उसने दिल्ली के पास जो इंद्रप्रस्थ जगह है वहाँ पर सेना सहित नियुक्त कर दिया, जो पृथ्वीराज चौहान और इसके आसपास जितने भी क्षेत्र उसके जीते गए थे मोहम्मद गौरी के द्वारा, उनके ऊपर उनका नियंत्रण या पर्यवेक्षण करने वाला था। आगे जाकर इस ऐबक ने ही गौरी के भारतीय प्रदेशों के ऊपर शासन संभाला। 1193 ईस्वी में खांडेराव का जो पुत्र था, उस पुत्र को विद्रोह का एक आरोप लगाकर गद्दी से हटा दिया गया और दिल्ली तोमरों से छीनकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने अधिकार में ले ली और इस प्रकार 1193 ईस्वी में दिल्ली तुर्कों की राजधानी बनी। तुर्कों ने विजित क्षेत्रों को लूटा
बड़ी मात्रा में धन संपत्ति लूट कर लोग ले गए, शहरों को नष्ट किया, मंदिर तोड़ दिए गए और इस्लाम के प्रसार करने के लिए उसने अनेक मस्जिदों का निर्माण कराया। इस्लाम को राज्य भाषा उसने घोषित कर दिया। इस प्रकार महत्वपूर्ण परिणाम त्रैमासिक युद्ध के द्वितीय युद्ध के बाद निकले। भारत में अब मुस्लिम राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया। त्रायन के द्वितीय युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद मोहम्मद गौरी ने कुछ और चुनिंदा महत्वपूर्ण सैन्य क्षेत्रों के ऊपर आक्रमण किए, जिनमें सबसे उल्लेखनीय था कन्नौज पर आक्रमण। 1194 ईस्वी में उसने कन्नौज और बनारस के राजा जो जयचंद गहड़वाल था, जिसके बारे में इतिहास के विद्यार्थी जानते हैं, संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान के बारे में परिचित हैं। जयचंद गहड़वाल उसी संयोगिता से संबंधित था। उसने तराइन के युद्धों में पृथ्वीराज चौहान की कोई सहायता नहीं की थी, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान और उसके बीच में मनमुटाव था, झगड़ा था, और संभवतः ये वही इस विचार में था कि इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाएगा और वो शक्तिशाली बन के फिर उसके क्षेत्रों के ऊपर अधिकार कर लेगा। और संभवतः उसके दिमाग में ये भी रहा हो कि महमूद गजनवी की तरह मोहम्मद गौरी भी आक्रमण करके यहाँ से चला जाएगा और उसके बाद में कमज़ोर चौहान शक्ति के क्षेत्रों के ऊपर वह अधिकार स्थापित कर लेगा। परंतु मोहम्मद गौरी का अलग विजन था, अलग सोच थी। उसने जयचंद गहड़वाल के ऊपर आक्रमण किया 1194 ईस्वी में, और कन्नौज तथा एटा के मध्य यमुना नदी के तट पर स्थित चंदावर नामक स्थान पर दोनों का युद्ध हुआ। इस युद्ध में जयचंद ने बड़े शौर्य के साथ गौरी का सामना किया, और कहा जाता है कि वह युद्ध जीतने ही वाला था कि अचानक उसकी आंख में तीर लग जाने से उसकी मौत हो गई, और उसकी मौत होते ही गहड़वाल की सेना में भगदड़ मच गई, और इसके परिणाम स्वरूप एक हारी हुई बाजी मोहम्मद गौरी ने जीत ली। यहाँ एक बहुत विशेष बात आपको जानना आवश्यक है। भारतीय राजा खुद आगे बढ़कर सेना का नेतृत्व करते थे, युद्ध लड़ते थे, और इसका परिणाम ये होता था कि अगर दुर्भाग्यवश राजा की मृत्यु या राजा घायल हो जाता था तो सेना का मनोबल टूट जाता था और वह अपनी लड़ाई छोड़कर सेना भाग खड़ी होती थी। तो ये एक प्रकार से रणनीतिक कूटनीतिक कमी थी भारतीय शासकों की कि वो आगे बढ़कर खुद सैनिक के रूप में युद्ध में भाग लेते थे। उन्हें पीछे रहकर सेना का नेतृत्व करना चाहिए था, जिससे कि वो सुरक्षित रहते और आवश्यकता पड़ने पर नई रणनीति, नई व्यवस्था करके सैनिकों को और ज़्यादा मजबूत कर सकते थे। अगला आक्रमण बयान और ग्वालियर के ऊपर हुआ। 1145-95 में बयाना के शासक जादौन भट्टी कुल के कुमारपाल पर आक्रमण किया। थंगीर के किले से कुमारपाल ने गौरी का सामना किया, परंतु पराजित हुआ। थंगीर और विजय मंदिरगढ़ के किलों पर मोहम्मद गौरी का अधिकार हो गया, और यहाँ से आगे बढ़कर उसने ग्वालियर के ऊपर आक्रमण किया। ग्वालियर का किला बड़ा मजबूत और दुर्भेद्य बना था, और जब उसको लगा गौरी को कि इसको जीतने में कुछ ज़्यादा ही समय लग रहा है, बड़ी मुश्किलें आ रही हैं, तो उसने ग्वालियर के राजा परिहार शासक सुलक्षण पाल से संधि कर ली और ग्वालियर उसको सौंपकर वह वापस राजधानी लौट गया।
मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण 1206 ईस्वी में पंजाब के खोखरों के ऊपर हुआ। 1204 ईस्वी में ख्वारिज़्म के शाह के साथ मोहम्मद गौरी की लड़ाई हुई, युद्ध हुआ। अंधखुद का युद्ध माना जाता है, बड़ा प्रसिद्ध युद्ध है। और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी बुरी तरह से परास्त हुआ और मोहम्मद गौरी की जो प्रतिष्ठा थी, प्रतिष्ठा धूमिल हो गई। और इससे जो मोहम्मद गौरी के शत्रु थे उन्होंने फिर से स्वतंत्र होने का प्रयास किया और उसी सिलसिले में पंजाब के खोखरों ने विद्रोह कर दिया था और एक बड़े क्षेत्र के ऊपर उन्होंने अधिकार कर लिया था। उन्हें दबाने के लिए 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने खोखरों के ऊपर आक्रमण किया। उसने भारतीय प्रतिनिधि मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को सेना सहित बुलाया और दोनों ने मिलकर खोखरों के ऊपर आक्रमण किया। बहुत सारे खोखर मारे गए और इस प्रकार से खोखरों को परास्त करके उनका दमन कर दिया गया। खोखरों का दमन करने के बाद जब वह गजनी लौट रहा था, उसी समय दमियक नामक स्थान पर 15 मार्च 1206 ईस्वी में शिया और हिंदू खोखर विद्रोहियों ने मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी और इस प्रकार 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का इतिहास समाप्त हुआ। मोहम्मद गौरी एक सेना लेकर भारत के क्षेत्रों पर आक्रमण करता था और उसके बाद में अपना लक्ष्य प्राप्त करके वापस अपनी राजधानी लौट जाता था। और जैसा हमने देखा कि वह सैन्य महत्वपूर्ण ठिकानों के ऊपर अपनी एक सेना छोड़ देता था और इसी प्रकार अजमेर को पराजित करने के बाद चौहानों को पराजित करके उसने कुतुबुद्दीन ऐबक के नेतृत्व में भी एक सेना यहाँ पर छोड़ी थी, तुर्क सेना यहाँ पर छोड़ी थी, जो उसके जाने के बाद में उसके प्रदेशों की सुरक्षा और उनकी देखभाल करने का काम करती थी। तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि उन ऐबक ने किस प्रकार से भारतीय प्रदेशों के ऊपर अधिकार जमाने की या उनको विजय करने का प्रयास किया। बुलंदशहर, मेरठ और दिल्ली पर आक्रमण। उत्तरायण के द्वितीय युद्ध के बाद गौरी के गजनी लौट जाने के बाद ऐबक ने डोर राजपूतों को धोखे से हराकर बुलंदशहर, जिसे उस समय बैरन कहा जाता था, को जीत लिया। डोर राजा चंद्रसेन ने अपने जो उसका संबंधी था अजयपाल, उसने उसको धोखा दिया। अजयपाल धन में बिक गया और उसने ऐबक की सहायता की और उसके परिणाम स्वरूप चंद्रसेन को पराजित करने में वह सफल हुआ। बैरन को जीतने के बाद ऐबक ने मेरठ को भी जीत लिया और 1193 ईस्वी में उसने खांडेराव के पुत्र तोमर राजा को विद्रोह पूर्ण व्यवहार अपनाने के कारण दंडित किया और दिल्ली से उसे हटाकर उसके ऊपर कब्जा कर लिया और इस प्रकार 1193 से दिल्ली मोहम्मद गौरी के भारतीय राज्य की राजधानी बन गई। अब थोड़ा ये जान लें कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद क्या चौहानों ने तुर्क दास्ता को उखाड़ फेंकने का कुछ प्रयास किया या वो कायरों की भांति चुपचाप बैठ गए और तुर्कों की अधीनता स्वीकार कर ली। ऐसा नहीं है। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद अजमेर के चौहानों ने अनेक विद्रोह किए और तुर्क सत्ता को उखाड़ कर फेंकने का प्रयास किया। जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर चौहानों ने क्या किया। त्राइन के द्वितीय युद्ध में पराजित होने के बाद पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद उसके एक पुत्र को मोहम्मद गौरी ने एक अधीन सामंत की हैसियत से अजमेर की गद्दी पर बैठा दिया था और जैसे ही गौरी यहाँ से लौटा, अपनी राजधानी लौटा, पीछे से चौहानों ने भयंकर विद्रोह कर दिया। जटवन नामक एक व्यक्ति ने हांसी में तुर्क सेना को घेर लिया, परंतु जैसे ही ऐबक को ये जानकारी मिली, वो वहाँ बड़ी सेना के साथ वहाँ पहुँचा और उसने बांगड़ के पास एक युद्ध हुआ, उसमें उसको जटवन को मार डाला और इस प्रकार से जो प्रारंभिक विद्रोह था उसको समाप्त कर दिया। अजमेर में दूसरा विद्रोह
पृथ्वीराज के एक भाई हरिराज के नेतृत्व में किया गया। उसने तुर्क सेना को परास्त कर रणथंबोर पर अधिकार कर लिया। और रणथंबोर उस समय अजमेर के नीचे था, चौहानों के अधीन में था। कुछ चौहान लड़ाकों ने अजमेर से पृथ्वीराज के पुत्र को, जो गौरी का करज सामंत था, उसको वहाँ से भगा दिया। ऐबक पुनः सेना सहित वहाँ पर आया और उसने रणथंबोर पर आक्रमण करके वहाँ से हरिराज को खदेड़ दिया और अजमेर को भी जीतकर फिर से वहाँ पर पृथ्वीराज के पुत्र को शासक बना दिया। परंतु ऐबक इस युद्ध में हरिराज को पकड़ नहीं सका, ना उसको मारने में वह सफल रहा। अजमेर में तीसरा विद्रोह भी हरिराज के नेतृत्व में किया गया। हरिराज ने पृथ्वीराज के उस पुत्र को, जो गौरी का करज सामंत था, अजमेर से मार भगाया और एक सेना इकट्ठी करके दिल्ली पर आक्रमण की तैयारियां प्रारंभ कर दी। परंतु ऐबक ने प्रत्याक्रमण किया। परिणाम स्वरूप हरिराज सेनापति सहित अजमेर के किले में कैद हो गया और कई दिनों से घेराव डाले रहने के कारण, भूख से डर के कारण हरिराज ने चिता में जलकर अपने आप को भस्म कर लिया, समाप्त कर लिया। इस प्रकार ऐबक ने अजमेर को पुनः जीत लिया और वहां पर अब पृथ्वीराज के पुत्र को हटाकर एक तुर्क सूबेदार को नियुक्त कर दिया। पृथ्वीराज के उस पुत्र को रणथंबोर का किला दे दिया गया। अजमेर के चौहानों ने 1196 ईस्वी में चौथी बार विद्रोह किया और तुर्क दास्ता को तोड़ने के लिए प्रयास किया। इस समय उन्होंने मेद और चौहानों से मिलकर चौहानों ने मेद और अनिलवाड़ा के चालुक्य से मिलकर विद्रोह किया। अजमेर के दुर्ग को घेर लिया गया। ऐबक सहायता के लिए पहुंचा, परंतु आक्रमण इतना तेज था, ज़्यादा शक्तिशाली था कि उसे भी अजमेर किले में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। परंतु चौहानों के दुर्भाग्य से गजनी से एक सेना अजमेर पहुंच जाने के कारण उन्हें घेरा उठाकर जाना पड़ा। ऐबक ने उनका पीछा किया और आबू के पास चालुक्य सेना को परास्त किया और अनिलवाड़ा में, जो कि चालुक्य शासक की राजधानी थी, वहाँ पर एक अपना सरदार नियुक्त किया। परंतु वह ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाया और चालुक्य ने पुनः उसके ऊपर अधिकार कर लिया। इस प्रकार चौथा प्रयास भी चौहानों का अजमेर से तुर्क दास्ता को समाप्त करने का समाप्त हो गया। और इस प्रकार हम देखते हैं कि चौहानों ने अनेक प्रयास किए और उन्होंने मन से कभी भी तुर्कों की दास्ता स्वीकार नहीं की थी, परंतु उनके पास इतनी शक्ति शेष नहीं रह गई थी कि वह इन तुर्क शासकों का सामना कर सके।
बंगाल और बिहार की विजय बंगाल और बिहार की विजय का श्रेय एक अपेक्षाकृत कम महत्व के सरदार इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के द्वारा की गई थी। वह अवध के हाकिम अबुलक के अधीन एक मिडली और भगवत नामक गांव का जागीरदार था और 1202-3 ईस्वी में उसने बिहार के उदंतपुर पर आक्रमण किया और वहाँ स्थित विश्वविद्यालय और उसमें स्थित विशाल पुस्तकालय को कहा जाता है कि अपने कब्जे में ले लिया, और यह भी कहा जाता है कि उस विशाल पुस्तकालय की किताबों को उसने जलाकर राख कर दिया और कई महीनों तक वो किताबें झसकती रही। उसने विक्रमशिला और नालंदा के विहारों पर भी अधिकार कर लिया। उसने 1240 ईस्वी में बंगाल के सेनवंशी शासक लक्ष्मण सेन पर आक्रमण कर उसकी दो राजधानियों में से एक नदिया को लूट लिया तथा उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि आगे बढ़कर उसने लखनौती पर भी अधिकार कर लिया। उसकी महत्वाकांक्षा तिब्बत और चीन को भी अपने अधिकार में करनी थी और इसकी पूर्ति के लिए उसने 1206 ईस्वी में उनके ऊपर आक्रमण किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसे बड़ी भारी क्षति हुई और वह अधमरी हालत में जब वह देवकोट में लाया जा रहा था तो उसके एक सहायक अली मर्दान खिलजी ने धोखे से उसे मार डाला। इस प्रकार मोहम्मद घोरी ने अपनी योग्यता और दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर भारत में तुर्की राज्य की स्थापना करने में सफलता प्राप्त की। अगर हम मोहम्मद घोरी और महमूद गजनवी की दोनों की योग्यताओं का अगर हम तुलना करें तो वह सैन्य योग्यता में महमूद गजनवी से बहुत कमज़ोर था, क्योंकि महमूद गजनवी कहीं पर भी परास्त नहीं हुआ, जबकि मोहम्मद घोरी हमने देखा कि नीलवाड़ा के युद्ध में पराजित हुआ और उसके बाद उत्तरायण के युद्ध में भी पराजित हुआ। ग्वालियर के किले को जीतने में भी वह ज़्यादा सफल नहीं हुआ था। तो सैन्य अगर योग्यता की बात करें तो महमूद गजनवी कहीं अधिक बढ़ चढ़ कर था, परंतु राजनीतिक चातुर्य और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति की हम बात करें, भारत में अगर तुर्क साम्राज्य के विस्तार की बात करें तो महमूद गजनवी की जगह है मोहम्मद घोरी ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। और उसने भली भांति जान लिया था कि ख्वारिज्म की साख के ऊपर आक्रमण करके उसे विजय प्राप्त करना संभव नहीं है, इसलिए उत्तर पश्चिम में गजनी साम्राज्य का विस्तार संभव नहीं है। अतः उसने भारत के विस्तृत भाग को जीतने का प्रयास किया और वह इसमें सफल भी हुआ, और वह ऐसा व्यक्ति बना जिसने भारत के बीचों बीच एक मजबूत तुर्क साम्राज्य की स्थापना करने में सफलता प्राप्त की। उसके कुछ दरबार में महत्वपूर्ण विद्वान भी थे, जैसे फखरुद्दीन राजी तथा निजामी उरूजी उसके दरबार के प्रसिद्ध विख्यात कवि थे। तो इस प्रकार मोहम्मद घोरी ने अपने आक्रमणों के द्वारा भारत में एक तुर्की राज्य की स्थापना करने में सफलता प्राप्त की। वह स्वयं लौट गया और परंतु उसने यहाँ पर स्थायी सेना छोड़ी
कुतुबुद्दीन ऐबक के नेतृत्व में, जिसने वो भारतीय राज्यों की देखभाल करने उसका जिम्मेदारी थी। और इस प्रकार ये भारतीय प्रदेशों पर उसकी तुर्क सेना आगे स्थायी रूप से रह गई। और ऐबक के नेतृत्व में कुतुबुद्दीन मोहम्मद गौरी के मरने के बाद ऐबक के नेतृत्व में दिल्ली में एक अलग राज्य की स्थापना हुई, जो दिल्ली सल्तनत के नाम से जानी जाती है। आशा है आज का ये अध्याय आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा। धन्यवाद।